नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के नए टॉपिक्स पर, जहां से कल हमने अपनी क्लास को विराम दिया था। आज वहीं से हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। तो कल हमने जब छोड़ा था, तो कल आपको जो लास्ट टॉपिक कराया गया था वो आपको मैटर कराए गए थे और मैटर की आपको अवस्थाएं कराई गई थी। ठीक है। आज उसके बाद जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले रसायन से। किस टॉपिक से हम शुरू करते हैं? दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले रसायन से। ये जो प्रयोग होंगे ये हम दो तरीके से देखें। एक हम फिजिकल चेंज देखेंगे और एक हम केमिकल चेंज देखेंगे। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की, जब हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो देखिए आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि किस तरीके से हम ये पहचान करेंगे, किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है या रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस चाहे कुछ भी आए, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगी, जितने आज तक एग्जाम में आए गए हैं वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके बाद भी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी नया क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आपको अच्छे से डेफिनेशन पता है तो आप उसको बहुत क्लियर कर सकते हो, अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन की जो सबसे अच्छी पहचान होती है वो ये होती है कि इसमें जब कोई भी पदार्थ परिवर्तित होता है तो वो अपनी पूर्व अवस्था में लौट आता है। मतलब कि अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं कि जब एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है तो वो बहुत कम समय के लिए बनता है, वो जल्द ही अपनी पूर्व अवस्था में लौट आता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। एक बार रासायनिक परिवर्तन में अगर कोई पदार्थ बन गया तो वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भौतिक परिवर्तन है ये बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है ये स्थायी परिवर्तन होता है। ठीक है। एक बार जो कोई चीज बन गई तो वो स्टेबल है, फिर वो बन ही गई, वो वापस नहीं बदली जाएगी। भौतिक परिवर्तन में वही, किससे किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ठीक है। जो पदार्थ है वह का वही रहेगा, इससे किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि इससे बिल्कुल नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक बार अगर परिवर्तित हो गई तो वो बिल्कुल नया ही पदार्थ आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये तो हुआ बेसिक डिफरेंस जो आपको याद रखने हैं कि जो भौतिक परिवर्तन है ये अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि जब कोई पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटता, वो सॉरी पूर्व अवस्था में लौट आता है तो वो आपका भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन जो कोई अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटता तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। ये जो भौतिक परिवर्तन है बहुत कम समय के लिए होता है, अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। इससे किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन से एक नए यौगिक का या नए पदार्थ का निर्माण होता है। देखो ये तो हो गई कि आप मतलब डिफरेंस कैसे करोगे और कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब बात करते हैं उन चीज़ों पर जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन करने पर बदलती हैं और जो नहीं बदलती, दोनों पूछी जाती हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि जब किसी भी पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है तो उसके रूप में, उसके रंग में, आकार में, मात्रा में परिवर्तन होता है। लेकिन किस चीज में परिवर्तन नहीं होता? आपके जितने भी तत्व हैं, मतलब आपके जो एलिमेंट है वो नहीं बदलते, जितने भी आपके विटामिन हैं वो नहीं बदलते। ठीक है। आपके विटामिन नहीं बदलेंगे, आपके एलिमेंट नहीं बदलेंगे, आपका प्रोटीन प्रोटीन नहीं बदलता, आपका जो वसा है वसा नहीं बदलता। चाहे भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो, उसमें ना तो आपके एलिमेंट बदलेंगे, मतलब अगर कोई चीज हाइड्रोजन से बनी है तो उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, चाहे कोई भी नया पदार्थ बना हो या पुराना पदार्थ हो। उसमें आपका अगर कार्बन है तो कार्बन रहेगा, ऑक्सीजन से है तो ऑक्सीजन रहेगा। विटामिन की बात करते हैं तो चाहे वो चीज आप मतलब किसी भी रूप में ले लें, विटामिन उसमें प्रेजेंट है तो वो रहेंगे, प्रोटीन है तो प्रोटीन रहेगा, वसा है तो वसा रहेगा। इट मीन्स ये आपके परिवर्तित नहीं होते। नो चेंज। ये क्या है?
नो चेंज। लेकिन चेंज क्या होता है? चेंज आपका टेस्ट बदल जाएगा, ठीक है। आपका जो कलर है, कलर बदल जाएगा। आपका जो गंध है, ठीक है, स्मेल जो होती है वो बदल जाती है। किसी चीज का जो आकार है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। किसी प्रकार की मात्रा चेंज हो जाती है, तो ये सब चेंज हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है जो नहीं बदलता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, क्योंकि इनके एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन है वो किस किस प्रकार के आपको एग्जाम्पल मतलब मिलेंगे, आइए अब उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो उसका जो आपसे पूछा जाता है कि जो वाष्पीकरण है इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो जो वाष्पीकरण है उसमें आपका भौतिक परिवर्तन होता है। अब ये वाष्पीकरण क्या होता है, बस थोड़ी देर वेट करिए। आज कुछ वर्ड हैं जिनका आपको बताया जाएगा कि वो क्या होते हैं, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो वाष्पीकरण है वो आपका भौतिक परिवर्तन है, जिसको वेपरेशन बोलते हैं। आपका जो संघनन है उसमें आपका चेंज होता है, कौन सा? फिजिकल चेंज होता है। जो आपका क्वथनांक मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें आपका भौतिक परिवर्तन होता है। गलनांक में आपका भौतिक परिवर्तन होता है। अच्छा, एक चीज है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन बनता है कि मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन होता है। तो अगर खाली आपका सिर्फ इतना ही है कि मोमबत्ती में कौन सा परिवर्तन होता है, तो मोमबत्ती में दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी और रासायनिक परिवर्तन भी। अगर मोमबत्ती का पिघलना है तो वो आपका भौतिक परिवर्तन है, और अगर मोमबत्ती का जलना है तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जब मोम पिघल रहा है, पिघल के भी तो मोम ही इकट्ठा होता है, उस मोम से आप दोबारा से मोमबत्ती बना सकते हो। लेकिन जब मोमबत्ती जल जाती है, उसका जो धागा आता है जब वो जल जाता है, तो क्या वापस से उससे धागे को बना सकते हो? तो नहीं बना सकते। तो वही रहा कि मोम का पिघलना आपका भौतिक परिवर्तन होगा और मोम का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। नमक में चीनी, वो सॉरी, पानी में चीनी या नमक का घोल आपका भौतिक परिवर्तन। सब्जी का काटना, देखिए अगर आप सपोज दैट आपने कोई आलू है उसको काटा, तो रहेगा तो वो आलू ही ना। तो अगर सब्जी आपकी कट रही है तो वो आपका भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर सब्जी आपकी बन जाती है, क्योंकि जब तक वो कच्ची सब्जी है रहेगी तो वो एज इट इज वही ना। लेकिन जब आपकी सब्जी बन जाएगी तो क्या उस पकी हुई सब्जी से वापस आप कच्ची सब्जी बना सकते हो? नहीं। तो अगर सब्जी का काटना है तो आपका भौतिक परिवर्तन, और सब्जी का बनना या पकना बोला जाए तो वो आपका आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ऐसे ही कागज का फाड़ना, सपोज दैट आपने कोई कागज लिया उसको बीच में से फाड़ दिया, तो रहेगा तो वो कागज ही ना, बस कागज के दो हिस्से हो गए। लेकिन अगर वही कागज को अगर आपने जला दिया तो वो आपका कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। सेम है जैसे लकड़ी का काटना, लकड़ी को आप दो हिस्से में काटो, तीन में, चार में, चाहे जितने हिस्से में काटो, लेकिन रहेगी तो वो लकड़ी ही ना। लेकिन जब लकड़ी जल जाएगी तो लकड़ी के जल जाने से आपको क्या मिलेगी? राख मिलेगी। तो उससे क्या होगा? तो वो तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो आपको यही याद रखना है कि जब कोई पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में लौट आए तो वो भौतिक परिवर्तन, और जब वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौट सकता, उसमें बिल्कुल चेंज हो गया, कोई नया पदार्थ या नया यौगिक बन गया, तो वो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा देखिए, तो ये सब आपके भौतिक परिवर्तन हो गए। अब यही बात आपके रासायनिक परिवर्तन की करते हैं। तो देखिए, मोमबत्ती का जलना हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट, लोहे पर जंग लगना, सभी को पता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब ये वाले जो ऑप्शन है ये फिलहाल नॉर्मल हो चुके हैं, कि अब तक आपसे ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, और अगर पूछे गए तो किसी छोटे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी आप इसको सिर्फ याद कर लीजिएगा, माइंड में रखिएगा, लेकिन चीज़ें आपको अपनी तरफ से सोचना है कि और क्या हो सकता है। अच्छा, यही आप मुझे बताइए, अगर आपसे पूछने लगे कि बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन होगा या लाइट का जलना कौन सा परिवर्तन होगा, तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए, बल्ब का जलना आपके ऊपर डिपेंड है। आपने उसको स्विच को ऑन किया तो उसमें करंट आया, मतलब लाइट जली। अगर आप उसको ऑफ कर दोगे तो जो क्या है, बल्ब है, बल्ब ने पूर्व अवस्था में लौट आया। तो इसका मतलब ये है कि बल्ब का जो जलना है वो आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, याद रखिएगा। ये दूध से दही का बनना आपका रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना, क्योंकि जल जाएगा तो क्या आप उसको वापस कोयला बना सकते हो? नहीं। तो उससे क्या बन जाएगा? रासायनिक। भोजन का पचना, ठीक है। बुलबुले का बनना, ये सब आपके कौन से परिवर्तन है?
भौतिक परिवर्तन, वो सॉरी रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें एक परिवर्तन और आप यहाँ लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एक आपसे पूछा जाता है जो किण्वन है उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, तो जो किण्वन है आपका, ठीक है, किण्वन आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। फर्मेंटेशन जो होती है वो आपकी रासायनिक परिवर्तन होता है। अब आप यही एक चीज और याद रखिएगा कि जो फर्मेंटेशन, जो किण्वन है, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी जो खोज है वो की थी लुईस पास्चर ने। ठीक है, आप इसको यहाँ याद रखिएगा। तो ये तो हो गए इसके एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और इन केस अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, आपको फिर बता दिया जाएगा। तो आइए यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भौतिक परिवर्तन है वो अणुओं को पुनर्गठित किया जा सकता है, जबकि उनकी जो वास्तविक संरचना होती है वो समान रहती है। सेम एज, जैसे सपोज दैट कागज का एक एग्जांपल ले लो कि कागज को आपने फाड़ दिया, लेकिन क्या है, जो मतलब दो हिस्से हुए हैं, लेकिन जो एक हिस्से की प्रॉपर्टी वही दूसरे हिस्से की प्रॉपर्टी है, तो कुछ नया चेंज नहीं हुआ। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ है कि एक बार अगर कोई परिवर्तित हो गया तो वो स्थायी रूप से बन गया। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको बताया था। उसके बाद भौतिक संशोधन आसानी से परिवर्तित है, अर्थात मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसमें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई नई सामग्री नहीं बनती कि जो पदार्थ है वही रहेगा, लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है। भौतिक परिवर्तन एक अल्प समाप्ति है, मतलब बहुत कम टाइम के लिए होता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी रूप से होता है। इसमें क्या है, भौतिक परिवर्तन केवल भौतिक गुणों अथवा आकार आदि को बदलता है, लेकिन रासायनिक में क्या हो जाते हैं, उसके रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को बदलता है, जिसमें उसकी संरचना शामिल है। ये दोनों गुणों को होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए, ये तो हो गया आपका दैनिक जीवन में हम अपने रसायन को किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से उनका परिवर्तन अब आपने समझा। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई काम करे तो बैठ के सोचें कि इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो कौन सा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आइए आज हम थोड़े से कुछ बेसिक वर्ड हैं जिनके बारे में आपको बताया जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमांक बिंदु की। किसकी? हिमांक बिंदु। ये हिमांक जो बिंदु है ये क्या है और इसको हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो इंग्लिश में इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, हिमांक बिंदु वह है जो किसी द्रव्य पदार्थ को ठोस अवस्था में परिवर्तित करता है। क्या करता है कि कोई आपका द्रव्य पदार्थ है उसको ठोस अवस्था में परिवर्तित करता है, तो आपका क्या होगा, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल जैसे पानी, पानी का बर्फ में परिवर्तित होना, तो क्या होगा, वो किस वजह से होगा, वो हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट से होगा। सेकंड, अगर हम बात करते हैं अब गलनांक की। किसकी? गलनांक बिंदु। जब हम गलनांक बिंदु की बात करते हैं तो वो होता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। अब बात करते हैं हमने मेल्टिंग पॉइंट, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है कि किसी ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में लाना। क्या करना? किसी ठोस पदार्थ को द्रव अवस्था में लाना, जैसे बर्फ, बर्फ से पानी। ठीक है, जब हम बर्फ को पिघाल देते हैं, पिघल जाता है बर्फ, तो वो पानी के उसमें आ जाता है, तो उसमें क्या है कि वो उसका गलनांक बिंदु है। ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं क्वथनांक की। किसकी बात करते हैं? क्वथनांक, मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट आप समझते ही होंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है कि किसी द्रव्य पदार्थ से गैस में बदलना। किसी द्रव्य पदार्थ को जब गैस में बदला जाता है तो उसमें क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब जैसे अगर हम यहाँ वाटर की बात करते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये पूछे गए हैं एग्जाम्पल में, तो उसका कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम अल्कोहल की बात करने लगे, अल्कोहल की अगर हम बात करने लगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है,
अगर हम मरकरी Hg की बात करते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है 357 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। वाटर सभी को पता होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्कोहल 78 और मरकरी आपका 357 सेंटीग्रेड। उसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं वाष्पीकरण। किसकी? वाष्पीकरण। इसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कोई जो पदार्थ है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म से वो गैस में चेंज होता है। जब किसी पदार्थ को, किसी द्रव्य पदार्थ को गैस में बदला जाता है, ठीक है, गैसीय अवस्था में बदला जाता है। कैसे? कि इसमें हम परख नली का यूज करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए कोई लिक्विड है, इसको गर्म किया जाएगा। जब इसको गर्म करेंगे तो भाप निकलेगी, उस भाप को हम एक परख नली द्वारा यहाँ इकट्ठा कर लेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ उसको इकट्ठा नहीं करना होता, इसको उड़ाना होता, मतलब हवा गैस जैसे बनती है, ठीक है, ऐसे। लेकिन ये वो वाला प्रोसेस है। तो जब द्रव्य अवस्था को गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? वाष्पीकरण। जैसे यहाँ पे आपका एक एग्जाम्पल बनता है कि जो गीले कपड़े होते हैं वो किस प्रोसेस के आधार पर सूखते हैं, ठीक है, ये उन्हें किस प्रोसेस के आधार पर सुखाया जाता है। तो गीले कपड़ों में वाष्पीकरण की क्रिया होती है, क्योंकि पानी भरा होता है तो जो पानी होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखिएगा कि गीले कपड़े किस प्रोसेस से सूखते हैं? वाष्पीकरण से। आपके वाष्पीकरण प्रोसेस से सूखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संघनन। किसकी? संघनन की। संघनन को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। किससे? गैसीय अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको क्या कहते हैं? संघनन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपसे जो पूछा जाता है, आपसे एक बात पूछी जाती है कि जो हमारा दाब होता है, जो हमारा प्रेशर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे संघनन के, ठीक है। किसके? संघनन के। क्यों? मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आप दाब को बढ़ा रहे हो, प्रेशर को बढ़ा रहे हो, तो आपका संघनन, कंडेंसेशन है वो भी बढ़ेगा। अगर आप प्रेशर को कम कर रहे हो तो कंडेंसेशन है वो भी कम होगा। यही जो कंडेंसेशन है ये वाष्पीकरण के, किसके? वाष्पीकरण के इन प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा होता है। अगर आप वाष्पीकरण को बढ़ा रहे हो तो संघनन आपका कम होगा, और अगर वाष्पीकरण आपका कम हो रहा है तो संघनन आपका ज्यादा होगा, ठीक है। सेम ऐसे वाष्पीकरण में भी है जो आपसे पूछा जाता है कि जो वाष्पीकरण है वाष्पीकरण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। इस एग्जांपल को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आपने सोचो कि अगर धूप में कपड़े सुखा रखे हैं तो अगर तेज धूप होगी तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, और अगर धूप कम होगी तो कपड़े आपके देर में सूखेंगे। तो किस चीज का इफेक्ट हुआ? टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर आपका ज्यादा है तो आपका वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर आपका कम है तो आपका वाष्पीकरण भी कम होगा। उसके बाद आपका जो आज क्लास का लास्ट पॉइंट रहा है वो आपका किण्वन रहा है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें क्या होता है? किण्वन में क्या होगा कि सूक्ष्म जीव
या सूक्ष्म बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किसी नए यौगिक या नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें नए यौगिक का निर्माण होता है, नए यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे आपके गन्ने के रस से सिरका बनना, दूध से दही का बनना। तो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।